आज हमारे लिए अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे बीच राजनीति विज्ञान के जाने माने विद्वान और हमारे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सम्मानित कुल सचिव प्रोफेसर विपिन कुमार राय सर हमारे बीच आए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबों से अनुरोध करता हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन करेंगे। और चूंकि सर को काफी व्यस्तताएं हैं, आज 2 और कार्यक्रम में सर को भाग लेना है और इस कार्यक्रम का समय भी एक कार्यक्रम का 11:30 बजे और फिर दूसरे कार्यक्रम का 12:30 बजे से निर्धारित है। इसलिए मैं औपचारिकताओं में ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हमारे देश के 2 महान सपूत जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। मैं सबसे पहले आदरणीय कुल सचिव महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इधर मुखातिब हुए हैं। ओके, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है हमारे नेहरू युवा केंद्र का भी एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। नेहरू युवा केंद्र पिछले कई दिनों से लगातार स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर के कई कार्यक्रमों का आयोजन कर चुका है, जिसमें कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हुआ था और आज स्वच्छता पखवाड़ा का आज समापन होने वाला है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे कुल सचिव महोदय भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो हम नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि सर आप भी हमारे उस स्वच्छता कार्यक्रम का भी आज जिसका समापन होने वाला है उसे भी आज हरी झंडी दिखाएंगे हमारे कुल सचिव महोदय। और आज का जो हमारा विषय है वह है गांधी का औचित्य, यानी कि जो आधुनिक समय है, इस आधुनिक समय में गांधी कितने प्रासंगिक हैं, उनके विचारों का क्या औचित्य है, इस विषय पर आज हमारे कुल सचिव महोदय विचार व्यक्त करेंगे और आज उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। और साथ ही साथ हम गांधी जी के अनन्य भक्त कहा जाए, शिष्य कहा जाए और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने वाले हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी आज याद कर रहे हैं, पूरा देश याद कर रहा है। तो हम उनके विचारों पर भी चर्चा करेंगे। हमारा यह संक्षिप्त कार्यक्रम है जो करीब 1 घंटे लगभग चलेगा और उसके बाद फिर एक रैली निकाली जाएगी नेहरू युवा केंद्र के द्वारा। तो उसके पहले मैं अभी यहाँ रखो ना, रखिए ना। और वहाँ ऊपर वो सब चलिए दीजिए ना, कोई दिक्कत। आप लोग तालियों से
मैं आज के कार्यक्रम के स्वागत वक्तव्य के लिए अपने महाविद्यालय के अर्थपाल और अंग्रेजी विभाग के आदरणीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और हमारे अतिथियों का स्वागत करें और थोड़ा विषय प्रवेश भी कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आज इस मौके पर उपस्थित हमारे आदरणीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर विपुल कुमार राय सर, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर, नेहरू युवा केंद्र से आई हुई मैडम सुधांशु सर, गुड्डू सर और इस कक्ष में उपस्थित छात्र छात्राएं और महाविद्यालय के सभी कर्मी जो इस आयोजन को बल दे रहे हैं, इस आयोजन की सफलता में अपनी सहभागिता अर्पित कर रहे हैं, सबों को मेरा धन्यवाद। विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने कुल सचिव का, जो हमारे कुल सचिव हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, लेकिन जब इनसे रूबरू होता हूँ, जब हमारे बीच आते हैं तो सब कुछ किनारे हो जाता है, साइड हो जाता है, कॉर्नर्ड हो जाता है और ये गार्जियन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जो हमें बार बार आह्लादित करता है, आंदोलित करता है। हमारे होने का, हमारे जीने का जो पैगाम गांधी ने दिया, अपने को निर्वस्त्र कर लिया। उनको अंग्रेज कहते थे नेकेड फकीर। अब आप देखोगे गांधी ने स्वयं इसको स्वीकारा है अपनी आत्मकथा में और लोगों ने भी इसमें अपनी सहमति जताई है। माई लाइफ इज माई मैसेज। हमने कभी ध्यान नहीं दिया वो क्यों ये कह रहे हैं। बाहर और भीतर दोनों की स्वच्छता, दोनों की निष्ठा। अभी भी मैं सवेरे अखबार के पन्नों से गुजर रहा था, उसमें मीराबाई जो उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी, वो इंग्लैंड की थी, उसका नाम और कुछ था, लेकिन बाद के जीवन में जब वो इनकी सेक्रेटरी हो गई तो उनका नाम वो बदल दिया गया, मीराबाई करके उसका नाम है, मीरा बहन। आप चकित होंगे यह सुनकर के, यह जान करके। गांधी जी ने उनको सलाह दी, कहा देखो मीरा, मुझे कभी गुरु मत मानना, मुझे कभी गुरु मत मानना, क्योंकि गुरु का यह जो पद है, जो ये स्थान है, ये बहुत ही गरिमापूर्ण है और आज कोई भी हम इसके लायक नहीं है। आज कोई भी हम इसके लायक नहीं है। सिर्फ एक गुरु ईश्वर है। ईश्वर में आस्था रखो, ईश्वर में आस्था रख के अपनी निष्ठा को उससे जोड़ने का काम करो और मेहनत करो, धोखा नहीं होगा जीवन में। आप ध्यान देंगे, आज गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। अभी हमारे पूर्व वक्ता और मंच संचालक डॉक्टर सुधांशु शेखर ने कहा कि दो सच्चे सपूत इस देश के, यदि प्रतीक मान के रूप में हम सपूत कहते हैं तो और भी हम सभी सपूत हैं, लेकिन यदि सच्चे सपूत की चर्चा हो तो इनका नाम अग्रगणी श्रेणी में हम रख सकते हैं, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को। चूंकि उनकी सारी एक्टिविटीज, उनकी सोच बाहर और भीतर, स्वभाव और संस्कार दोनों जो है निष्ठा से, भक्ति से, ज्ञान से भरा पड़ा है और एक एक बात, एक एक आचरण जो है वो हमें प्रेरणा और संदेश देती है। तो इस मौके पर मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि गांधी स्वयं में एक संस्था की तरह थे। उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भयावह स्थिति को भांपते हुए उन्होंने फांस पर जाने का काम किया था। उससे पहले आज हम जो ये पखवाड़ा मना रहे हैं,
इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जो है वह कुछ इस तरह से है। हम सबों को उसकी चर्चा में जाने की जरूरत मैं महसूस करता हूँ कि जाना चाहिए। 1924 सितंबर 9-10 को कोहाट में जो है हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। गांधी की रूह कांप गई थी। अहमदाबाद से उन्हें कोहाट आना था। वो कोहाट के लिए चल पड़े और 17 सितंबर को उन्होंने अपना अनशन शुरू किया और 21 दिन के अनशन की घोषणा की। दूर दूर से नेता, लीडर, शुभचिंतक सब आने लगे। जो कैसे ये सफल होगा, यह 21 दिन का जो है अनशन किस तरह सफल होगा। उस अनशन में इम्प्लाइड था उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की भावना थी। तीसरे विश्व युद्ध के प्रति जो एक मन में कचोट था, जो हत्याएं, जो युद्ध से उपजे हुई स्थिति जिसको हम कभी जिसकी सराहना नहीं कर सकते हैं और उस माध्यम से जीवन के किसी आदर्श रूपी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं, उस आभासी सुख को उन्होंने नकारा था और उस अनशन को अंजाम देने का काम किया था। आज उसी को हमारे ये यशस्वी प्रधानमंत्री हम कहें तो नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसको शुरू किया था, ये स्वच्छता अभियान को, और आज यह जन अभियान का रूप धारण कर रहा है। जो उनका भी विजन था, गांधी का भी विजन था, उस विजन को साकार करने में हमारे राजनीतिक लोग, हम शिक्षाविद लोग सभी लगे हुए हैं और हम इसको निष्ठापूर्वक अंजाम दें, इसको जन अभियान का रूप बना करके अपने जीवन में चरितार्थ कर सके। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, गांधी और शास्त्री के प्रति। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कुल सचिव का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साकेत काव्य में मैथिली गुप्त में भगवान राम के बारे में लिखा है कि हे राम, तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। मुझे लगता है यह पंक्ति शास्त्री जी और गांधी जी दोनों के ऊपर भी लागू होती है। इन दोनों ने इतना अधिक काम किया है और इनका जीवन इतना अधिक बड़ा है, इतना व्यापक है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बोलने दिया जाए तो घंटों वह उस पर चर्चा कर सकता है। लेकिन समय की एक मर्यादा है और हमारे कुल सचिव महोदय को अभी तुरंत 2 कार्यक्रम में और जाना है और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम में तो हमारे माननीय कुलपति महोदय स्वयं शिरकत करेंगे और एक दूसरा कार्यक्रम है जिसमें कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे अतिथि एक भाग लेने वाले हैं। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा हमारे कुल सचिव महोदय का अंग वस्त्रम और हमारे महाविद्यालय की डायरी और साथ ही साथ एक पुस्तक हमने आज से 10-11 वर्ष पहले लिखी थी, गांधी विमर्श, वो भेंट करके हमारे कुल सचिव महोदय का स्वागत करें। आदरणीय कुल सचिव महोदय का स्वागत। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से अभिनंदन करेंगे। हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इतने कम समय में हमारे बीच, हमने कल परसों ही सर से अनुरोध किया था और इसके बावजूद आप हमारे बीच आए हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि आज का ये विषय है, आप सभी जानते हैं कि गांधी पूरी दुनिया में आज अधिक से अधिक प्रासंगिक हो रहे हैं। वे अपने जीवन काल में जितने प्रासंगिक थे उससे अधिक आज अपनी शहादत के 75 वर्षों बाद प्रासंगिक हो रहे हैं, क्योंकि वो जीवन काल में उन्होंने जो बातें कही थी वो बहुत सारी बातें हम सबों को लगती थी कि ये यूटोपिया है, ये बनावटी बातें हैं, अव्यवहारिक बातें हैं,
क्योंकि आज से 100 साल पहले वे यंत्र का विरोध कर रहे थे, आज से 100 साल पहले वे मशीनीकरण के विरोध कर रहे थे, आज से 100 साल पहले वो पर्यावरण की बात कर रहे थे, स्वच्छता की बात कर रहे थे। उस समय हम सबों को यह लगता था कि ये सारी बातें अव्यवहारिक हैं, अवैज्ञानिक हैं और गैर जरूरी हैं। लेकिन समय के इस काल चक्र ने आज गांधी को बहुत ही अधिक प्रासंगिक कर दिया है और आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में गांधी की प्रतिमा है और सभी देश आज गांधी जयंती मना रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वयं इस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। लेकिन एक दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि तमाम लोग हैं जो कि गांधी के औचित्य पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस आधुनिक समय में गांधी की हमें आवश्यकता है, क्या आज अहिंसा के रास्ते से हम युद्ध जीत सकते हैं, क्या सत्य का पालन करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्या सादगी का जीवन हम जी सकते हैं। इन्हीं तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज का विषय हम लोगों ने गांधी का औचित्य चुना है। और ज़्यादा अगर मैं इस पर कुछ बोलूं तो वो धृष्टता होगी, क्योंकि हमारे बीच राजनीति विज्ञान के जाने माने विद्वान जिन्होंने कि गांधी विचार को आगे बढ़ाने में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है और राजनीतिक विचार को जीवन में उन्होंने उतारा है, प्रोफेसर विपिन कुमार राय सर हमारे बीच मौजूद हैं। इसलिए मैं बिना समय गंवाए एक बार सिर्फ जोरदार ताली से आप लोगों से अनुरोध करूंगा उनका स्वागत करें। और मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए सर और आज के मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में अपना व्याख्यान दें। प्रोफेसर विपिन कुमार राय सर, आदरणीय कुल सचिव। महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य महोदय कैलाश बाबू, इस महाविद्यालय के बरसर साहब, मंच संचालन कर रहे सुधांशु शेखर जी, नेहरू युवा केंद्र से आई हुई हमारी सम्मानित महिला अतिथि और गुड्डू जी, सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षकेतर भाई, छात्र एवं छात्राओं, आज का 2 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह दिन जो है हमें कुछ आगे राष्ट्र की तस्वीर और तस्वीर को बताना के लिए कुछ कहता है। गांधी के बारे में बहुत कुछ कहने को है, लेकिन कुछ मूल बातों को मैं रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ। अब गांधी एक संस्कृति है। गांधी की विचारधारा, जैसा बरसर साहब ने कहा कि माई लाइफ इज माई वर्क इज माई लाइफ, जो मैंने जीवन में किया। गांधी जी से पूछा गया कि बापू गांधीवाद क्या है, उन्होंने कहा कि जो मैं जीवन में किया है वही कोई बात उद है नहीं। तो जो मेरी जीवन में पूरे लाइफ में जो किया है उसी को लोग जीवन में अगर उतारते हैं, बात कहते हैं, तो उसमें बात का मतलब इज्म है। तो इस पर कंसंट्रेट, जिसको इच्छा है मानिए, जिसको इच्छा है नहीं मानिए। मैं उनके कृतित्व को, व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में रेखांकित करता हूं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका या उसके प्रारंभिक जीवन, उनके विभिन्न राजनेताओं और योगियों, कर्मठों और मनीषियों का प्रभाव। आप जानते हैं कि वह उनके पिताजी अंग्रेजी राज में दीवान का काम करते थे। कई भाई बहन थे। पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन गए। जाते वक्त माँ ने पूछा, कहा कि बेटा समुद्र के पार जा रहे हो, 3 बात याद रखना, पर स्त्री संबंध नहीं बनाना, मदिरा नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं अपनी निरक्षर लेकिन विदुषी माता से सीखा कि व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अधिकार स्वतः मिल जाता है। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं माता के दिए गए वचनों को तोड़ा लंदन में जाकर। मैं झूठ भी बोला, मदिरा भी पिया, वेश्यालय भी गया, बार में जाके डांस भी किया। मैंने अपने वचन को तोड़ा। बहुत साफ गोई से अपनी आत्मकथा में उन्होंने स्वीकार किया है। तो गांधी जो कहे अभी बरसर साहब की मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचता है, जो वचन में बोलता है, वही काम कर्म में करता है, वो गांधी है। भीतर बाहर एक रूपता है,
वह कहीं भी दोहरा चरित्र नहीं करता है। अब देखिए उनकी बात को, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था 1931 में, लंदन गए हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लगने के लिए। महारानी से मिलने का वक्त आया। वहाँ की परंपरा है कि महारानी से मिलता है, हाथ मिला के पीछे करके लौट जाता है। गांधी ऐसे करके लौटे हैं। सुबह इंग्लैंड का अखबार कहता है कि यह तो भारत का तानाशाह फकीर है, मैडम को पीठ दिखाकर हमारे महारानी को चला गया। गांधी डिक्टेटर है। चर्चिल आया है गेस्ट हाउस में उससे मिलने के लिए। और आप देख रहे हैं कि जो जीवन में उन्होंने, उनके जो, जैसे टॉल्स्टॉय थे, एक रशियन फिलोसोफर, वार एंड पीस, उन्होंने पुस्तक लिखा। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने दुनिया के अधिकांश धर्म के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, गोखले से, बहुत लोगों से प्रभावित थे, बहुत ग्रंथों को पढ़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने गीता को पढ़ा तो लगा कि गीता ने मेरे जीवन को ही बदल डाला है। उनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जो श्रीमद् भागवत गीता का है। सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया और एक रास्ता निकाला। चाहते तो उनको बहुत अच्छा ओरेटर नहीं थे गांधी। वकालत शुरू किए, लंदन से बैरिस्ट्री करके आए। चाचा उनका वकील था पोरबंदर में, वो ड्राफ्टिंग करने का कुछ काम दे देता था उनको। तो पढ़े लिखे थे, ड्राफ्टिंग कर देते थे। कोर्ट में जाके बहस बहुत अच्छा नहीं करते थे। साउथ अफ्रीका का एक मुद्दा आया, वहाँ का केस, और एक इब्राहिम नाम का क्लाइंट आया उनके चाचा के पास कि चलिए साउथ अफ्रीका हमारे केस का कोई बहस कर दीजिए। कहा कि बेकार बैठा रहता है, ले जाइए इनको। गांधी को ले गया वहाँ बहस करने के लिए, वो वकील के रूप में। वहाँ जाके वो पंचायती शुरू कर दिया। ऐसा मुहिम खड़ा कर दिया साउथ अफ्रीका में, जा करके वहाँ जो भारतीयों के प्रति और काले लोगों के प्रति जो गोरे लोग नफरत करते थे, उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया। कई पाक्षिक पत्रिकाएं, कई पुस्तकों का लेखन उन्होंने वहीं से शुरू किया। आप देखते हैं कि 1914-15 में वो भारत लौटते हैं। भारत में पहले घूमते हैं सब जगह। आप जानते हैं कि उनका राजनीतिक गुरु रामकृष्ण गोखले साहब हैं, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं उस समय के। पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि इंडिया क्या है। भारत के बारे में एक पुस्तक आपने पढ़ा होगा, वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत, एल बासम की, जो इतिहास के छात्र छात्राएं होंगे। इंडिया के बारे में यूरोपियन राइटर अपना दृष्टिकोण रखता है। गांधी पूरा भारत भ्रमण करके भारत को समझने की कोशिश करता है। भारत के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं। उसमें इंडिया के ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड के बारे में भी बताते हैं। राहुल संस्कृत्यान पूरे भारत भ्रमण करके भारत के बारे में दृष्टिकोण रखते हैं। कई राइटर हैं जो भारतीयों को समझने का कोशिश करते हैं। भारत क्या है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का धर्म क्या है, भारत के लोगों का आचार विचार क्या है। गांधी पराधीन भारत के समझने की कोशिश करता है कि हाँ मूल समस्या क्या है। उस समय जो लंदन से बैरिस्ट्री करके आवे, उसको जीने खाने की समस्या नहीं होगी। और उनसे पहले आप देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक हैं, जो बैरिस्ट्री करके वकालत नहीं शुरू करते हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर के रूप में 25 रुपया माहवार पर ज्वाइन करते हैं तिलक। उनके दोस्त पूछते हैं कि भाई आप बैरिस्ट्री क्यों नहीं किए। कहा कि शिक्षक बनकर के जो पढ़ाने में आनंद है, जो मैं ज्ञान का दान करता हूँ, वो मुझे लौटा नहीं सकता है। पैसा कमा के पैसा नष्ट हो जाता है, किसी से लेते हैं धन, वो लौटा देता है। अगर कोई ज्ञान देता है तो उस ज्ञान को हम लौटा नहीं सकते हैं। यह अमूल्य दान है, विद्यादान। इसलिए शिक्षक के रूप में मैंने काम करना स्वीकार किया बैरिस्ट्री करके, ना कि बैरिस्ट्री के रूप में। अब गांधी को आप देखते हैं कि जब घूमते हैं
तो चंपारण में उनका बिहार में ही सबसे पहला प्रयोग होता है कि किस रास्ते से अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सकता है, भारत के लोगों को शोषण अन्याय से मुक्ति दिलानी सकती है। तो आप चंपारण में ही वह पहला प्रयोग करते हैं सत्याग्रह का सत्य के लिए आग्रह करते हैं अंग्रेजों से। मैं मोतिहारी में भी 3 साल तकरीबन 2 कॉलेज में प्रधानाचार्य का काम किया, वितरवा आश्रम भी गया घूमने के लिए, जहाँ कस्तूरबा और गांधी बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किए थे, और गांधी संग्रहालय है उसका भी विजिट किया, कई डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखा। तो एक बटन मियाँ था, जो बटन मियाँ द्वार अभी मोतिहारी स्टेशन के सामने लिखा हुआ है, बटन मियाँ द्वार। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अर्दली था। गांधी को कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की चाय में जहर देके गांधी को मार दो, और कलेक्टर साहब बुलाए गांधी को मिलने के लिए। अब बटन मियाँ चाय में जहर जो दिया उसको फेंक दिया, दूसरा चाय रख दिया। पता चला बाद में मारते मारते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उस बटन मियाँ को मार दिया। अभी शहीद बटन मियाँ द्वार मोतिहारी स्टेशन पर लिखा हुआ है। बात किए, बात नहीं बनी। आप सब लोग जानते हैं, डिटेल में जाएंगे नहीं। तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध वहाँ आंदोलन था, और 6 महीना तक गांधी ने वहाँ बैठकर डिस्कोर्स किया किसानों के साथ। राजेंद्र प्रसाद, बटमोहन प्रसाद और प्रसिद्ध वकील थे गांधी जी, और 6 महीना किसानों से बात किया, सभी तरह के किसानों से कि क्या समस्या है, कैसे आपको नील की खेती करके आपको शोषण और अन्याय झेलना पड़ता है। तो उस बातचीत से उनको यह लगा कि यहाँ अशिक्षा, और अशिक्षा जो है सबसे बड़ा कारण है यहाँ के शोषण का, गरीबी का भी प्रमुख कारण है। कस्तूरबा को बुलाया, वो महिलाओं के जत्था लेकर घर घर जा करके शिक्षा का प्रसार, बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम करवाना शुरू किया, और उसी क्रम में वितरवा आश्रम का स्थापना हुई। 2 प्रकार की बातें आती हैं कि गांधी अधनंगा फकीर कैसे हो गया। दीवान का बेटा था, पढ़ा लिखा आदमी था, हैट कोट लंदन में पहनता था, और फिर आधा एक ही धोती पहनता, एक ही धोती, कैसे ये हो गया। वही मुझे जानने का मौका मिला कि किसी को कस्तूरबा गई एक महिला को बुलाने के लिए सभा में, तो महिला की बेटी कही कि हम कैसे जाएंगे, माँ तो हमारी एक ही साड़ी है पहन के गई है, माँ आएगी साड़ी बदलेगी तब मैं आऊँगा। अब इंडिया की स्थिति देखिए, कुछ समय भर बदन व्यक्ति को वस्त्र नहीं मिलता था। गांधी प्रण लिया कि हम भी पूरा वस्त्र नहीं पहनेंगे जब तक भारत के तमाम लोगों के शरीर पर वस्त्र नहीं होगा। तो गांधी भारत की समझ है, गांधी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, सब आदमी गांधी नहीं बन सकता है। कोई आदमी क्या अपनी आत्मकथा में लिख सकता है कि मेरे पिताजी दमा रोग से पीड़ित थे, मैं कस्तूरबा के साथ सहवास प्रक्रिया में लीन था, पिताजी खांसते रहे, मैं उनको दवाई नहीं पिलाया और मेरे पिताजी मर गए, मुझे उसके बाद सेक्स से विरक्ति हो गई। यह गांधी ही लिख सकता है। हम लोग भी अपने जीवन में कर्म कुकर्म सब चीज करते हैं, क्या सही बात बोल पाते हैं, हम हो या कोई हो। इसलिए गांधी को गाली देना बहुत आसान है, गांधी के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। लेकिन जो चल गया उसका वह दुनिया को तार देगा। अब देखिए कि चंपारण में किस प्रकार अंग्रेजों को जो है अब बैक फुटिंग पर आना पड़ा और तिनकटिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा, और कुछ किसानों की हालत में सुधार जरूर हुई। अब देखिए, सत्य के लिए आग्रह हुआ, खुले रूप से करते हैं, और असहयोग आंदोलन 1920-21 में शुरू करते हैं। चौरी चौरा की घटना के बाद गोरखपुर के पास एक पुलिस स्टेशन में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने आग लगा दिया, 16 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी और सहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। पूरा राष्ट्र उबल रहा था। सुभाष बाबू, नेहरू, सभी क्रांतिकारी लोग गांधी के पास आए, कहा बापू इसे आपने क्या कर दिया,
अभी तो आंदोलन चरम पर था और सहयोग आपने इसको स्थगित एकाएक कर दिया। कहा आंदोलन में हिंसा का प्रयोग हो गया। कहा नेहरू कैसा भारत चाहते हो, अगर हिंसा के बल पर भारत को आज़ादी मिल भी जाए तो एक हिंसक भारत बनेगा, उसकी संस्कृति हिंसा की जड़ होगी। इसलिए अगर सुदृढ़ भारत चाहते हो, खुशहाल भारत चाहते हो, तो हिंसा के रास्ता को छोड़ना होगा, हिंसा के रास्ते पर आना होगा। यही गांधी का मार्ग है, यही दुनिया का मार्ग है। तो गांधी अपने लोगों की आलोचनाओं के बावजूद भी जो सोचा उस पर कभी डिगा नहीं, और जैसे स्थगित किया वैसे वह चले गए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हरिजनोद्धार, अस्पृश्यता का, सामाजिक सुधार के आंदोलन में जुड़ गए। बैठा नहीं रहा कभी। 30 में आकर देखते हैं कि एक ऐसा नाफरमानी विरोध करते हैं, नमक सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा के आंदोलन के नाम से विख्यात है, और अंग्रेजों को मजबूर करता है कि जो आम जरूरतों की चीज है उस पर टैक्स कैसे वसूला जाता है। आप जानते हैं कि 1789 से फ्रांसीसी क्रांति का भी मूल कारण था टॉल, टीथे और गैबल। यह 3 प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, टॉल, टीथे, गैबल। जो टॉल टैक्स था वह नमक कर ही था, और वहाँ भी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नमक कर भी एक मुद्दा था। और भारत में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको गांधी ने शुरू की, जो आम लोगों की जरूरत की चीज है उस पर हम टैक्स पे नहीं करेंगे, नमक खुद बनाएंगे। तो भारत ने एक ऐसा रास्ता बना दिया। फिर 42 के आंदोलन के बारे में मैं बहुत बातें नहीं कहूँगा, आप खुद जानते हैं। अब दूसरा पक्ष आता है। अब देखते हैं हम लोग आज़ादी दिलाई, रास्ता कभी डिगे नहीं। और बहुत बात आती है कि चाहते गांधी तो भगत सिंह को बचा लेते, गांधी अगर मिल करके अंग्रेज ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करते, अथक प्रयास करते। लोग आलोचना भी करते हैं बहुत से लेखक, लेकिन आलोचना अपने जगह पर है। उन्होंने कहा कभी उन्होंने विरोध नहीं है, विरोध है हिंसा से, और अहिंसा के मार्ग पर हर समय चलने का। ठीक है सर, जिला परिषद अध्यक्ष महोदय। अब देखिए कि अपने रास्ते पर अडिग रहा और उस रास्ते से भारत को बचा लिया कि हिंसा के मार्ग पर आज़ादी के समय जाने से भी परहेज करते रहे, और अधिकांश भारतीयों का सहयोग उन्हें मिलता रहा। चल पड़े जिधर डगमग, जिधर गांधी का कदम चल पड़ा राष्ट्र उधर झुक जाता था। मैं क्रांतियों का विरोधी नहीं, क्रांति का मार्ग एक अलग मार्ग है। जब कोई विकल्प आपके नहीं बचे तब आपके पास क्रांति का मार्ग आता है। गांधी भी कहता है कि किस परिस्थिति में आदमी हिंसा का अख्तियार कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि दुखों के निवारण के लिए उनकी छोटी बछिया थी, वह से रोग से पीड़ित था, नहीं इलाज हो रहा था, जहर खिला के मार दिया, हिंसा का प्रयोग किया। कहा कोई शरणागत की रक्षा के लिए आप झूठ का भी सहारा ले सकते हैं। गांधी 3 परिस्थितियों में सत्य अहिंसा मार्ग पर से विकट होने का रास्ता बताते हैं। और आत्मरक्षा जब कोई परिस्थिति नहीं बचे तब उस परिस्थिति में वह हिंसा का, उनको घोड़ा के टाप से कुचलते कुचलते दक्षिणी अफ्रीका में अधमरा कर दिया। आत्मा बची हुई थी, जिजीविषा जीने की बची हुई थी, हिंसा का सहारा नहीं लिया। वह विकट परिस्थिति है। कोई चीज अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, आप उसको 100% समझ के नहीं चाहिए, हिंसा या अहिंसा सबका रास्ता है, सबका मार्ग गांधी ने सुझाया है। मैं ये बताना चाह रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का मार्ग और गांधी के बताए गए रास्ते और उसके माध्यम से हमें मिली आज़ादी, और गांधी की सोच और संकल्पना की भविष्य का भारत कैसा होगा। तो आप देखते हैं कि वह समझते थे कि भारत की इतनी आबादी, आज़ादी के समय भारत की आबादी लगभग 29 करोड़ थी। 1% जो है इसका ग्रोथ रेट था उससे भी नीचे। आर्थिक विकास दर 1% से कम था। 85% लोग निरक्षर थे, और पूरा भारत को एक
के खून को चूस लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, एक नरकंकाल भारत के रूप में छोड़ दिया था और ऊपर से दे दिया था कि सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगों से भारत कराह रहा था, नफरत की आग जल रही थी। आप जानते हैं कि गांधी अंबेडकर में बहुत लोग कहते हैं कि अंबेडकर और बापू में डिफरेंसेस है, पूना पैक्ट इसी का इजाफा है। अंतर इतना ही है कि गांधी कहते थे आज़ादी के बाद जो है हम अपनी समस्या का निपटारा कर लेंगे, दलितों, शोषितों और पीड़ितों को न्याय दे देंगे, इसके पहले वो हरिजनों उद्धार की बात करते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि नहीं बापू, अगर आज़ादी मिल भी गई तो कैसी आज़ादी, फिर यह जो एलिट क्लास के लोग हैं उनके पास में ही सत्ता रहेगी, वह फिर शोषण करता रहेगा, चेहरा बदल जाएगा, तदबीर नहीं बदलेगी, इसलिए हमको अभी फैसला चाहिए। इसलिए वो 37 के इलेक्शन में रिजर्वेशन चाहते हैं अंबेडकर, और इसीलिए गांधी पूना पैक्ट करते हैं, वो आग्रह हड़ताल उपवास शुरू करते हैं। जब 12 दिन बच गया, सभी लोग अंबेडकर को जाके कहे कि अंबेडकर साहब बापू बढ़ जाएगा, अब बात कर लीजिए बापू से, और पूना पैक्ट हुआ। यह तय हुआ कि सीमित अर्थों में आरक्षण दिया जाएगा, सीट को आरक्षित किया जाएगा दलितों के लिए, तब बात आगे बढ़ी और गांधी और अंबेडकर में समझौता हुआ चला। सबका अपना दृष्टिकोण है। आज गांधी जयंती है, गांधी का दृष्टिकोण सभी भारतीय मनीषियों और विचारकों में सर्वाधिक पवित्र दिख पड़ता है। राष्ट्र के विकास की कल्पना की मैं बात कर रहा था। आज देखिए भारत में तकरीबन वास्तविक रूप से 1.5 अरब की आबादी हो गई है। कागजी डाटा जो है 211 की जनगणना तो 1 अरब 21 करोड़ ही बताता है, लेकिन जनगणना हुए भी अब 11 से 12-13 वर्ष बीत गए, इतना दिन में 1.5 अरब की आबादी हो ही गई, और पूरे भारत की जनसंख्या का 17.5% भारत में ही रहता है, और क्षेत्रफल में हमारा 7वां स्थान है, और आबादी में हमारा पहला स्थान हो गया वास्तविक अर्थ में। तो बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीबी भुखमरी की बात करते हैं, हर एक हाथ को काम देने की बात करते हैं, सभी सरकारें आती हैं और इस पर रोटियां सेकती हैं कि हम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सब दे देंगे। क्या सरकारी नौकरियां इतनी हैं जो सबको मिल जाएगी? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर 3 करोड़ से अधिक आदमी को रोकने की सरकारी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में नहीं मिल सकता है। फिर आदमी क्या पढ़ेंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 60% लोग काम कर रहे हैं अपना रोजी रोजगार। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने की बात है, जिसको जो क्षमता है। मार्क्सियन फिलॉसफी कहता है कि फ्रॉम व्हिच अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, फ्रॉम व्हिच अकॉर्डिंग टू नीड्स। प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के मुताबिक काम दो और आवश्यकता के मुताबिक वस्तु दो। तो आपके पास क्षमता है, आपने पढ़ाई लिखाई किया है, क्या पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य क्या हो सकता है? आत्मनिर्भर होना हो सकता है रोजी रोजगार के क्षेत्र में, और ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अगर ज्ञान है, कोई भी काम आप सलीके से करेंगे, जीवन में खुशहाल रहेंगे। अगर आपको तकनीकी ज्ञान है तो आपको नौकरियां भी मिलेगी, और साथ साथ चाहे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हो। अब गांधी का कहना है कि नहीं, यह जो है वस्तु का प्रोडक्शन जो है वह विलेज लेवल पर होगा, लघु और कुटीर स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर के माध्यम से। और स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर के माध्यम से गांव के लोग, गांव के नवयुवक, बूढ़ा, महिलाएं। अब महिलाओं को कहता है कि जो वस्त्र उद्योग है उसमें महिलाएं चरखा काटती हैं और बीट करती हैं खादी ग्राम, अपने हस्बैंड और पिता के लिए उस सूत को धागा बेच करके ओढ़ना लाती है, धोती लाती है, और गांव के को आत्मनिर्भर वस्त्र के सामने में कोई मार्केट में जाकर हम लोग नहीं खरीदते हैं। गांधी यह चीज है। अब कपड़ा के मामले में वह महिलाओं को जोड़ते हैं। अब देखते हैं कि लघु और कुटीर उद्योग बनने से पेशेगत को पर जोर देते हैं। वह लिखते हैं कि जो है, आज बहुत गांधी पर आरोप लगता है कि भाई गांधी हिंदू धर्म के चतुष्वर्णीय व्यवस्था में विश्वास रखते थे।
वह कहते थे कि मैं चतुष्वर्णीय व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ, लेकिन गांधी का सोच है वह कर्म पर व्यवस्था आधारित हो। आज कोई भी व्यक्ति में अगर गुण है तो वह शूद्र से ब्राह्मण हो सकता है अगर उसमें कर्म ब्राह्मण का हो तो। गांधी इस मैथोलॉजी का और पेशा में चाहते थे वह तकनीकी नॉलेज डेवलप करा। अगर कोई मोची का लड़का है, जूते बनाने का काम करता है, तो उसको सीखने में आसानी होगी, तो वह बृहत स्तर पर वही काम करे। और जो बाजार के पर हम आश्रित कम करें, लघु और कुटीर उद्योग के ग्रामीण लोग गांव की जरूरत को ही पूरा करें और गांव में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था हो जो ग्राम स्वराज की स्थापना हो सके। आप देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को समृद्ध बनाया जाएगा, वह गांधी का ही संकल्पना है। 1952 में कम्युनिटी विकास प्रोग्राम शुरू हुआ हमारे देश में, वह गांधी की ही सोच है। गांव को एक कम्युनिटी माना गया है कि ग्रामोद्धार, आत्मनिर्भर, कुटीर और लघु उद्योग, हरिजनों उद्धार, छुआछूत से उन्मुक्ति, गांधी की यह सोशल फैक्टर्स है। जैसा सुधांशु जी मेरे अनुज के समान है, इन्होंने कहा कि मशीनी का गांधी कितना बड़ा दूरदृष्टि रखता था, मशीनीकरण का विरोध। आप देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं गांधी और नेहरू में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था कि नेहरू औद्योगिकरण पर बल देना चाहता था, गांधी लघु और कुटीर उद्योग पर बल देना चाहते थे। अब गांधी नेहरू पश्चिमी दुनिया के विकास से प्रभावित थे। नेहरू और गांधी भारत के तस्वीर गरीबों के दुख को देखा था और समझा था कि बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करके हम गरीबों का उद्धार नहीं कर सकते हैं। हर हाथ को काम तभी मिल सकेगा जब लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से भारत की जरूरत के लोगों के वस्तुओं का उत्पादन होगा, उसका सही मूल्य होगा, किसानों की हालात सुधरेगी। अब कर्म में कोई फर्क नहीं है कि वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। वह कहते हैं कि नाई का काम हो कि डॉक्टर का, प्रोफेसर का, कि किसी काम में को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और वह करके उन्होंने दिखाया। आज स्वच्छता पखवाड़ा हम मना रहे हैं, बेसिकली वह आइडियोलॉजी तो ड्राइव फ्रॉम गांधीयन थॉट। गांधी के विचारधारा से स्वच्छता भी, स्वच्छ जीवन में रहना, महिला है तो फटा कपड़ा हो सकता है लेकिन साफ सुथरा पहनो। जीवन की कई तरह की बीमारियां, स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ मन में, शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होगा। स्वच्छता पर भी उतना ही जोर देते थे। अब देखते हैं कि गांधी जो जीवन में सोचा, जो किया, जो जीवन में आगे रास्ता, बहुत झंझावत के बाद भी कभी कदम पीछे नहीं मोड़ा और राष्ट्र को एक रास्ता दिया, एक अहिंसक और शांतिपूर्ण भारत, शांति के माहौल में ही हम विकास की कल्पना भी कर सकते हैं। गांधी वह चीज़ है। आज दुनिया अणु और परमाणु बम के भट्ठी पर बैठा हुआ है और अंतिम रास्ता गांधी द्वारा बताए गए रास्ते हुए। प्रसिद्ध आइंस्टीन स्पष्ट कहा था कि यह कोई विश्वास नहीं करेगा आने वाली पीढ़ी में कि यह हार मांस का लोथड़ा कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा लिया होगा जिसने दुनिया को एक अजब संदेश दिया, जो जीने का, सलीकेपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया, अहिंसा और सत्य और शांति का। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ गांधी के विचारधारा को खत्म करते दूसरे पहलू जो हैं, आज जयंती है एक महान राजनेता का जो आज के युग में बिरले ही मिलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल ऐसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे राजनीतिक जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है। गांधी कहते हैं राजनीतिक विचारधारा पर कि वह राजनीति का कोई मूल्य नहीं है जिसमें वैल्यूज नहीं हो। राजनीति में अगर मूल्य नहीं हो, नैतिकता नहीं हो, तो उस राजनीति का कोई मूल्य नहीं है। राजनीति सेवा के लिए है। उन्होंने सलाह दे दिया था कांग्रेसों को आज़ादी के बाद कि कांग्रेस पार्टी को भंग करो। इसका काम था आज़ादी प्राप्त करना, आज़ादी कर लिया। कांग्रेस के कुछ
सत्ता लोलुप लोगों ने फिर दल बनाकर दलीय राजनीति में कूद कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन गांधी कहीं नहीं चाहते थे कि भारतीय कांग्रेस पार्टी सत्ता के और विपक्ष में बैठ करके लाभ हानि का हिस्सा बने। वह राष्ट्र के सेवा के भावना से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में जुड़े थे और उसमें काम करते थे। आज़ादी के बाद उन्होंने सलाह भी दिया था। तो कहने का मतलब है कि आज की राजनीति, गांधी की राजनीति जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित थी, वो कहते हैं कि वह बंदरिया के समान वह राजनीति है जो मरे हुए बच्चे को अपना कलेजा में ठाट कर एहसास करती है कि वह बच्चा जीवित है। राजनीति वस्तुतः मर चुकी है और मरे हुए बच्चे को राजनेता लेकर राजनीति करके ढोंग करती है। इसलिए व्यक्ति के कर्म और विचार में अंतर है। राजनीतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं है, वह विशुद्ध सेवा भाव से राजनीति पर जोर देते थे। उसी प्रकार धर्म और राजनीति में कहते हैं कि धर्म और राजनीति, धर्म से राजनीति अलग हो ही नहीं सकती है। नेहरू कह रहे हैं कि रिलीजन सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट गांधी कहते हैं कि वह धर्म, जो राजनीति धर्म से अलग हुई उस धर्म राजनीति का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है। इसलिए वो कहते हैं अपनी आत्मकथा में, मैं कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी धर्म के साथ विद्वेष रखता हूँ। सभी धर्मों के साथ समान भाव रखते हुए अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ। इसलिए धार्मिक धर्मनिरपेक्षता उनका निकल कर आता है, सर्व धर्म संभाव। इसलिए धर्म हो, राजनीति हो, जाति हो, गांधी ने राष्ट्र को एक ऐसा संदेश दिया जो भारत ऐसे बहुसंस्कृतिक राष्ट्र को, जहां जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र में विभाजित लोग सोच है, वहां एकजुट करके जीने का संदेश दिया और सादी जीवन उच्च विचार जीने का संदेश दिया। शास्त्री जी ने जो 65 के युद्ध में अगर नहीं हुआ रहता और जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने नहीं दिया रहता, तो श्रीमती इंदिरा गांधी 1970 में हरित क्रांति शुरू नहीं की होती, चूंकि पृष्ठभूमि शास्त्री जी का ही बनाया हुआ था। तो ऐसे जमीनी नेता जिनको अपने से कुछ नहीं, राष्ट्र के लिए सोचते हो, करते हो, इन दोनों नेताओं को मैं अपने अभिभाषण में नमन करता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। हाँ, इतने दिनों तक आप लोगों ने मुझे झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानाचार्य को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुधांशु जी और सभी महाविद्यालय परिवार के लोगों को, कि आपने मुझे बुलाकर इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर हुआ। मैं पुनः दोनों मनीषियों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। क्या गिलास हो, वो भगाइए जल्दी। तुरंत खाली 2 मिनट। आपका व्याख्यान इतना अधिक ज्ञानवर्धक रहा कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब इतना समय बीत गया। और वास्तव में हम लोग कुल सचिव को तो सुन ही नहीं रहे थे। कोई कुल सचिव ऐसा भाषण नहीं दे सकता। ये हम लोग राजनीति विज्ञान के एक विद्वान प्रोफेसर को सुन रहे थे। तो हम आपके प्रति आभारी हैं सर। और आपने जो गांधी के पूरे जीवन और उनके दर्शन पर जो प्रकाश डाला है, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करेगा। और कम ही शब्दों में आपने जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पहलुओं को आपने उजागर किया। हमारे देश के सच्चे सपूत थे और राजनीति में नैतिकता के प्रतिमान, राजनीति में सादगी के प्रतिमान के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए जो शहादत दी है, उस शहादत को भी हम भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। और चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपने माननीय जिला परिषद अध्यक्षा महोदया का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबों से अनुरोध करता हूं, एक बार मैडम के लिए तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मातृशक्ति की प्रतीक हैं और मधेपुरा के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपने अन्य सभी वक्ताओं से क्षमा मांगते हुए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर। धन्यवाद सर। अपने दोनों काम ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस सभा कक्ष में
आयोजित स्वच्छता अभियान के तहत आज स्वच्छता पखवाड़ा का अंतिम दिन है। यह आयोजन कार्यक्रम के दो उद्देश्य से हुए। आज हम देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित है और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी जो गुदरी के लाल थे, उनका भी जन्म जयंती है। मैं आज इस मंच से दोनों महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। साथ ही इस अवसर पर आयोजित हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार जी के उद्बोधन से हम सब आज ओतप्रोत हैं कि इनके व्यापार और विचार में एक रूपता है, यह स्पष्ट हो गया। हमारे बीच मंचासीन नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि अपना बहुमूल्य समय दे करके उन्होंने इतना देर इस कार्यक्रम को में अपना समय दिया। हमारे बीच जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। हमारे बीच डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर हैं जो अंग्रेजी साहित्य के विद्वान हैं और गांधीयन थॉट पर इनका भी अच्छा पकड़ है। मैं दोनों नेताओं के दो शब्द में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर आधारित चरित्र था और सत्य और अहिंसा पर आज हमारे कुल सचिव ने जो वक्तव्य दिए, भाषण दिए, वह टोटली सत्य और अहिंसा पर आधारित था कि आप अपने जीवन में किसी भी हालत में सत्य और अहिंसा का पालन करें, निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। हमें तो लगता है कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनको कहीं विश्वास न खो दे कि महात्मा गांधी जैसे भी शख्सियत इस देश में थे, क्योंकि जितने भी वे उनके द्वारा कर्तव्यनिष्ठ जिस प्रकार से हुए थे, हम तो आज पुस्तक में पढ़ते हैं, भाषण में पढ़ते हैं। बच्चों को विश्वास होता भी होगा या नहीं होता होगा, हमें कभी कभी संशय हो जाता है। इतने बड़े शख्सियत इस देश के सपूत रहे हैं। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जिनका नारा था जय जवान जय किसान, जैसा कि कुल सचिव महोदय ने अभी आपको उद्धृत किए, जय जवान जय किसान उनका उद्देश्य था कि देश में जवान के साथ साथ किसान का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि देश की 80% आबादी कृषि पर आधारित थी और जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की स्थिति जो बंटवारा हुआ, उसके बाद देश की स्थिति दयनीय थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी। लोगों को बहुत सारे देश के ऐसे लोग थे जिसको दोनों शाम का खाना भी मुसफ्फिर नहीं हो पाता था। तो उन्होंने इसका एक रास्ता उन्होंने निकाला जो सबसे छूट गया है। मैं वो बात कह देता हूं कि उन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि एक शाम खाएंगे और एक शाम का अनाज बचाएंगे। इससे भूखे जो भी हमारे देश में रहेंगे लोग, उनके लिए खाना बचेगा और खाद्य संस्करण का हम एडजस्टमेंट करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबों को और मैं इस सभागार में आज इस कार्यक्रम का समापन की मैं घोषणा करता हूं। धन्यवाद।